गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 8 चैप्टर 3 में आप लोगों का स्वागत है। ज्योग्राफी अपना चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आज पार्ट 2 करना है अपने को इसका, ठीक है। पार्ट 2 है, एनसीईआरटी अपना रेफरेंस है, ठीक है ना। तो आज अपने को क्या करना है, ऊर्जा संसाधन मतलब पावर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। पावर, ऊर्जा, जो भी बोल दीजिए, इसके बारे में पढ़ना है अपने को। तो जैसे कि ऊर्जा ऊर्जा तो सबके सबके लिए ज़रूरत है। जैसे कि मुझे पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, और आपके पापा को काम करने के लिए, मम्मी को खाना बनाने के लिए, मतलब सबको सभी चीज़ के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जहाँ पे अभी आप पढ़ रहे होंगे, जैसे वीडियो को देख रहे होंगे, उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ना। एनर्जी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो एनर्जी कहाँ कहाँ ज़रूरत है वो देखना है हमें। पहले सबसे पहले देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बता दिया ऊर्जा क्या है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता। लिख देता हूँ पीछे से। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। कार्य कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री में काम हो सकता है, एग्रीकल्चर में काम हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है, मतलब कहीं भी ऊर्जा की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है ना। ऊर्जा की हर एक जगह ज़रूरत होती है। तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है अपने को, क्लास 8 के चैप्टर 3 में, कि ऊर्जा की मेन कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो पावर कहाँ कहाँ ज़रूरत है उसको एक बार देख लेते हैं। पावर नीड, ज़रूरत, बेसिक से ज़रूरत लिख लीजिए, ज़रूरत, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ है देखिए। पहला हम देखें तो इंडस्ट्री में ज़रूरत है, ठीक है ना। इंडस्ट्री में ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरत है। उसके बाद क्या ज़रूरत, कहाँ ज़रूरत है, कम्युनिकेशन में ज़रूरत है। जो मैं यहाँ लिख दूँगा ये नहीं कि फिक्स हो गया, और भी आप सोच भी सकते हैं। डिफेंस में ज़रूरत है, ठीक है। मतलब इन सेक्टर क्या है, ये एसेंशियल सेक्टर है, मतलब बहुत ज़रूरी सेक्टर है जिस पे अपने को बात करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री पे हो गया, एग्रीकल्चर पे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पे हो गया, कम्युनिकेशन पे हो गया, डिफेंस पे हो गया, इन सब में ऊर्जा की तो ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसे अपने को पढ़ना है, पढ़ना जरूरी। अभी बताते हैं कि कैसे, कहाँ पे क्यों ज़रूरत है। और दूसरा, जैसे कि पावर, पावर कितने तरीके की हो सकती है वो भी देख लेते हैं। पावर जो है, पावर जो है वो दो तरीके की हो सकती है। परंपरागत, परंपरागत, ठीक है। परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, या फिर गैर परंपरागत, गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। यानी कि कन्वेंशनल हो गया, एक नॉन कन्वेंशनल हो गया, परंपरागत हो गया, गैर परंपरागत हो गया। ये आपको जरूरी था। अब परंपरागत क्या होता है, गैर परंपरागत क्या होता है, ये बाकी मैं सबको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले कार्य क्या है, कार्य ऊर्जा करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं, पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, सब बोलते हैं। पावर क्या होता है, पावर दो तरीके से हो सकता है, मतलब ऊर्जा दो तरीके से हो सकती है। पावर बोलो ऊर्जा है, ठीक है ना, क्षमता। तो ऊर्जा ऊर्जा दो तरीके से हो सकती है, परंपरागत ऊर्जा हो सकती है और गैर परंपरागत ऊर्जा हो सकती है, ठीक है ना। परंपरागत ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो जिसका भंडारण सीमित है, जिसका भंडारण क्या है, सीमित है, या फिर उसका रिसाइकलिंग में टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। दो चीज़ होती है परंपरागत में, भंडारण सीमित होता है, एक तो भंडारण सीमित होता है, प्लस दूसरा क्या होता है, भंडारण सीमित है जी, दूसरा क्या होगा, दूसरा टाइम पीरियड, रिसाइकलिंग टाइम पीरियड, रिसाइकलिंग टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब रिसाइकलिंग टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। दोबारा जो बनने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, लाखों साल, करोड़ों साल है, ठीक है ना। तो समझ ले कि ना ही है, हमारे लाइफ टाइम में तो आएगा नहीं, ठीक है ना, बाकी भगवान जाने। तो ऊर्जा दो तरीके से होता है, परंपरागत, परंपरागत किसे बोलते हैं, जिसका भंडारण सीमित है, ठीक है ना, और वो रिसाइकलिंग टाइम उसका काफ़ी हाई है, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या है, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनका
मतलब कि रिसाइकलिंग या फिर भंडारण सीमित है, ठीक है। गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हो गए? उसमें हो गए सोलर सेल हो गया, ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो गया आपका, और जल विद्युत हो गया, मतलब जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ठीक है ना, और जियो थर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है। तो इस तरह के सोर्स क्या हैं? गैर परंपरागत है, और इसके भंडारण असीमित है, बोल सकते हैं असीमित है। इसलिए असीमित है क्योंकि नेचुरल थिंग्स है। पवन ऊर्जा को बनाने के लिए पवन चाहिए, पवन क्या हमारे पास खत्म हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है ना। और सोलर ऊर्जा के लिए क्या क्या चाहिए? धूप चाहिए, ठीक है ना। हाँ, उसमें एक सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे एक लिमिटेड है, ठीक है ना, पर उसको हम रिसाइकलिंग में यूज़ कर लेते हैं, दोबारा यूज़ कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? सौर ऊर्जा चाहिए, जो कि सूर्य से मिल जाता है, तो वो भी असीमित है। हम तो असीमित मान लेते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं कि लाखों करोड़ साल बाद सूर्य खत्म हो जाएगा, जब कौन जानता है, ठीक है ना। तो वो हो गया। जियो थर्मल हो गया, यानी कि भूतापीय ऊर्जा, जो कि धरती के अंदर से जो गर्म हॉट वाटर होता है उसके थ्रू मिलता है हमें, जो जम्मू कश्मीर के महल है, ठीक है ना, एक क्षेत्र वहाँ मिलता है, तो वो भी ये हो गया, ठीक है ना। जल विद्युत हो गया, मतलब जल विद्युत में बांध बना के टरबाइन के थ्रू हम लेते हैं बिजली, वो भी हो गया। तो वो सारे क्या है? वो गैर परंपरागत है, ठीक है ना। खर्चीले हैं, सारे खर्चीले हैं, पर क्या है कि उनको हम असीमित भंडार और उनका रिसाइकलिंग टाइम कम है, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं। तो परंपरागत और गैर परंपरागत तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब पावर की ज़रूरत कहाँ कहाँ है? इंडस्ट्री में है। कैसे है? इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लाइन ले लीजिए, ठीक है, सर्विसिंग लाइन ले लीजिए, कोई सी भी लाइन ले लो, वहाँ पे मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत तो होगी, बिजली की ज़रूरत होगी। बिजली भी ऊर्जा का ही स्रोत है, ठीक है ना, बिजली तो चाहिए ही चाहिए। इंसानों को खाना चाहिए तो वो भी ऊर्जा ही है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री वो एसेंशियल है। एग्रीकल्चर में यदि खेत पटाना आपको तो मोटर चलाना पड़ेगा, हैंडपम्प चलाना है, ठीक है ना, क्योंकि बरसात से तो खाली खेती नहीं की जा सकती ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि मोटर चलाना पड़ेगा या जनरेटर चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? पेट्रोल, डीजल या फिर बिजली, कुछ तो चाहिए हमें, जो कि ऊर्जा के एक क्या स्रोत है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या आप लोगों को पता है? बस, गाड़ी, कार, मोटर, स्कूटर, जो भी है अपने को, सब में क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, सीएनजी चाहिए, कुछ तो चाहिए बॉस, तभी तो चलेगा। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया तो उसमें बैटरी चाहिए, उसमें भी HCl, H2SO4 का पानी, ये सब जो उसका बैटरी कॉम्पोजिशन है उसमें तो वो चाहिए ना माल। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए ही चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, पर उसके लिए बिजली चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है ना, बिजली चाहिए होता है, क्योंकि उसमें बैटरी चाहिए। सेम थिंग्स ट्रांसपोर्टेशन वाला इसमें आ जाएगा, बैटरी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में जैसे मोबाइल हो गया, उसमें बैटरी चाहिए, बैटरी ख़राब होती है दोबारा लगाना पड़ता है, वो भी ऊर्जा का एक स्रोत ही है। उसमें केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, वो वाला हो गया। डिफेंस हो गया, डिफेंस में बोले तो डिफेंस कुछ नहीं, बहुत डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है ना, वहाँ भी तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बारूद बोलते हैं, बनाते हैं, गोला बनाते हैं, ये सब में हमें तो चाहिए ही चाहिए ऊर्जा, ठीक है ना। उसके लिए भी तो कंपनी चलेगी यार, सिंपल से डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए तो कंपनी चाहिए, उसके लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए भी तो उसको करने के लिए वो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो इस तरह हमें पावर की ज़रूरत इन मेन सेक्टर्स में चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ये कोर सेक्टर है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे थोड़े से भी डिस्टर्बेंस हो जाए पावर की तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ना था, ठीक है ना। तो वो बता देते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, किसको कैसे मिलता है हमें, ठीक है ना। उसमें परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के दोनों के स्रोत होंगे। देखिए, जैसे कि थोड़ा सा इसमें जीवाश्म ईंधन के बारे में बताया हुआ, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन मतलब ये ईंधन कैसे मिलता है, ठीक है ना, ये इसके बारे में है, ठीक है। तो ये कैसे मिलता है? ये पेड़ पौधे जब जमीन के अंदर लाखों करोड़ों साल दबे रह जाते हैं तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण ये जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं। तो क्या हो गया? जब पौधे
पौधे व जानवर मृत अवस्था में मृत्यु बोलेंगे जब तक दब जाएंगे, ठीक है ना, जिंदा होगा तब भी मृत्यु हो जाएगा वो। पौधे व जानवर मृत अवस्था में जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, ठीक है ना, दब जाते हैं तो अधिक दाब तथा तापमान के कारण क्या हो जाता है, अधिक दाब और तापमान के कारण जीवाश्म ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जीवाश्म ईंधन में बदल जाते हैं, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन समझ में आ गया क्या होता है, जब लाखों करोड़ों साल वो दमे रहते तो हो जाता है, और ये सीमित होता है, ठीक है ना। हम इसी को ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि इनके भंडारण सीमित है और रिसाइकलिंग के लिए काफ़ी टाइम लगता है। जैसे मैंने बोला लाखों करोड़ों वर्ष दबे रहते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष टाइम होता है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया जीवाश्म ईंधन, ये हो गया, ठीक है ना। अब कोयला कैसे बनता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। कोयला के बारे में आपने सुना होगा, जो उससे ऊर्जा मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी सेम चीज़ है। जब पेड़ पौधे किसी दलदली क्षेत्र में, कोयला बनने के लिए क्या चाहिए, दलदली क्षेत्र चाहिए। जीवाश्म ईंधन बनने के लिए जब क्या नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि कोयला बनने के लिए क्या चाहिए, दलदली क्षेत्र चाहिए, ठीक है ना। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसमें भी वे पौधे प्लस जानवर, ठीक है ना, जब दब जाएंगे और लाखों करोड़ों वर्ष हो जाएगा तो वहाँ कोयला बन जाएगा। दलदली क्षेत्र में ही क्यों बना, क्योंकि कोयले को भाई मॉइस्चर चाहिए होता है, सीधी बात है, थोड़ा सा बनने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है, वो पानी दलदली क्षेत्र है, वहाँ मॉइस्चर होता है, तो वो पौधे जानवर जब नीचे दबे रहते हैं लाखों करोड़ वर्ष पहले, तो कोयला बन जाता है। क्योंकि कोयले में टाइप्स है, बिटुमिनस है, ठीक है ना, एंथ्रासाइट है, तो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है ना। और इसमें भी जो कोयला होता है उसके कार्बन बेसिस पे प्लस मॉइस्चर बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जो कि आपके आगे की क्लासों में है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ चुका है कोयला क्या होता है, कोयला कैसे बनता है, दलदली क्षेत्र में बनता है। पेट्रोलियम जिसको निकालने के लिए मैंने बताया था किसका यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग मेथड का, है ना। तो पेट्रोलियम क्या होता है, थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में ना ये गलत हो जाता है। पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है, इसे हम काला सोना भी बोलते हैं, ठीक है, काला सोना भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी वही है कि नीचे दबे हुए रहते हैं पेड़ पौधे, तो उन्हीं में से मिलता है हमें। इसमें मेन था कि पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, काला सोना ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एक तो उपयोगिता बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, ठीक है ना, उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, प्लस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो महंगा बहुत होता जा रहा है, तो इसलिए सोना से कंपेयर कर दिया, ठीक है ना। तो काला सोना हो गया ये। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, जो कि जिसपे कि आजकल तो मतलब 1-2 साल तक पहले तक इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा था, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस तो पता ही आपको, नेचुरल गैस है, सही है, ठीक है ना, जिसपे मतलब कंपोस्ट नेचुरल गैस है ये, ठीक है। तो ये भारत में कहाँ मिलता है ये जानना जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है ना। भारत में कहाँ मिलता है ये थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इसकी थोड़ा सा अभी ट्रेंड में है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बाद मतलब पहले जो ट्रेंड में था वो यही चीज़ था, ठीक है ना। तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं वो देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। भारत में पाए जाने वाले क्षेत्र, तो देखिए मुंबई हाई में पाया जाता है, असम व त्रिपुरा में, ठीक है। उसके बाद ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में, गोदावरी बेसिन में। उसके बाद कैम्बे बेसिन कहाँ पे है बताइए, बंगाल की इधर है, उसमें पाया जाता है
कैम्बे बेसिन में। और बेसिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है ना, क्या होता है वो समझना जरूरी है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, असम व त्रिपुरा राज्य हो गया, मुंबई हाई मुंबई में ही है, ठीक है। तो इन सब जगह पे क्या मिल जाता है, नेचुरल गैस मिल जाता है, प्राकृतिक गैस के भंडार है भारत में, ठीक है। तो बेसिन एक बार बताया था दोबारा फिर से मैं बता रखा है, पिछली वीडियो देख लेना। बेसिन कुछ नहीं, एक टब में यदि इतना सारा पानी है तो ये बेसिन ही है, ठीक है ना। मतलब सोर्स ऑफ वाटर जो होता है ना वो बेसिन कहलाता है, सोर्स ऑफ वाटर, पानी का स्रोत बेसिन कहलाता है, ठीक है ना। अब पढ़ना है जल विद्युत के बारे में थोड़ा सा, वो जो कि गैर परंपरागत है उसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा की जो स्रोत है ना वो थोड़े से महंगे हैं अभी, ठीक है ना, क्योंकि उसे बनाने में, स्टेबलाइज करने में खर्चा ज़्यादा बैठ रहा है। फिर भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, हमें तो पढ़ना ही है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या हम ले सकते हैं, बायोगैस ले लेते हैं, बायोगैस। और क्या ले लेंगे, ज्वारीय ऊर्जा, और क्या ले लेंगे जी, और ले लेंगे हम सौर ऊर्जा, और क्या ले लेंगे, और ले लेंगे हम परमाणु ऊर्जा, ठीक है। और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, मैंने तो ये बता दिया, मतलब और भी हो सकते हैं सब, ठीक है ना। गैर परंपरागत मतलब ये पवन ऊर्जा भी हो जाएगा, लीजिए पवन ऊर्जा भी हो जाएगा, ठीक है ना। सौर ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, जल विद्युत ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत भी लिख लीजिए। ये गैर परंपरागत स्रोत के ऊर्जा हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं एक चीज़ क्या बता देता हूँ कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा, और इन सब के बारे में सबसे बड़ी एक बात बता दूं मैं कि इसके लाभ और हानि दोनों चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या पता होना चाहिए, लाभ और हानि। तो मैं मैं लाभ नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं हानि बता दूंगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि लाभ तो सबको पता है, हानियाँ नहीं पता होता है। तो हानियाँ नहीं पता होता है, तो हानि भी ज़्यादा इनके नहीं है, ठीक है ना। हानि में एक तो सब में कॉमन क्या रहेगा, कॉमन ये रहेगा कि सब में खर्चा बहुत है, ठीक है ना, सब में खर्चा बहुत है। और हानि में एक हानि और बताते चल रहूँगा साथ साथ। देखिए भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा, भू मतलब भूमि, तापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर जो ताप है, जो हॉट वाटर है, उससे ऊर्जा बनाने की विधि, या विधि तो नहीं, ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसे भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ये लद्दाख के आसपास जो भारत में है वो मिलता है, ठीक है ना, उसका नाम अभी याद नहीं है, वो बाद में बता दूंगा आपको मैं। तो भूतापीय ऊर्जा वो होता है, ठीक है ना, जो भूमि के अंदर हॉट वाटर है उसके जो भाप बनता है वो फिर आगे भाप जो टरबाइन को घुमाता है, उस टरबाइन से फिर बिजली पैदा हो जाता है, ठीक है ना। इससे मेन चीज़ क्या है कि भाप बनना जरूरी है, ठीक है ना, या मतलब टरबाइन घुमाना जरूरी है। इसमें मेन चीज़ है कि टरबाइन घूमेगा तो बिजली पैदा हो जाएगा। अब वो भाप से घुमाओ, पानी से घुमाओ, किसी से भी घुमाओ, अब देखो कैसे कैसे घुमाता हूँ मैं। भूतापीय ऊर्जा है, इससे भूमि के अंदर से जो हॉट वाटर है उससे वेपर निकलता है, उससे टरबाइन घूमता है और उससे बिजली पैदा हो जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा उससे बन गया, ठीक है। दूसरा पवन ऊर्जा क्या होता है, मतलब इससे भी टरबाइन घूमता ही है, ठीक है ना, पर टरबाइन घूमता है किससे, वो पवन से घूमता है, ठीक है ना। पवन से घूमेगा और टरबाइन घुमा, फिर बिजली बना, उसके बाद अपने को बिजली मिल गई, तो पवन ऊर्जा हो गया। जल विद्युत ऊर्जा, इसमें भी यही है कि बांध बना देते हैं, बांध में एक पाइप लगा देते हैं, पाइप लगा के फिर नीचे की ओर टरबाइन घूमता है उससे, और टरबाइन से फिर बिजली बन जाती है, तो जल विद्युत से बन गया। परमाणु ऊर्जा में क्या होता है कि यूरेनियम का यूज़ होता है, ठीक है ना, यूरेनियम से
वाटर को हीट किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, उसका वेपर टरबाइन को जाके घुमाता है और उससे बिजली पैदा हो जाता है। सौर ऊर्जा में क्या होता है, ये थोड़ा अलग है, सौर ऊर्जा थोड़ा अलग है। ज्वारीय ऊर्जा भी क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा में वही है उसका कि हमें टरबाइन तो घुमाना ही है इससे भी, ठीक है ना। तो उसका भी कुछ ऐसा सेटअप लगाते हैं कि टरबाइन घूम जाता है। बायोगैस में भी यही होता है कि जो अपना जो स्लरी होता है वो टैंक में जाता है, टैंक से फिर वो क्या बायोगैस निकलता है, टरबाइन घुमाता है, बिजली बनता है, ठीक है ना, सेम प्रोसेस है। अब सौर ऊर्जा में क्या होता है, ये सिलिकॉन का एक प्लेट बनाते हैं, इस पर सौर ऊर्जा पड़ती है, जैसे कि सिलिकॉन की प्लेट है, ये सिलिकॉन की प्लेट है, ठीक है ना। इस पर क्या पड़ता, लाइट पड़ता है, ठीक है ना। लाइट पड़ते ही क्या हो जाता है, लाइट पड़ा, फिर ये पीछे अपना सेटअप लगाया होता है, ठीक है ना, वो सेटअप से क्या होता है, बिजली बन जाता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा इस तरह काम करता है। परमाणु ऊर्जा तो मैंने बता दिया पानी गर्म होता है। अब सबकी एक एक कमियाँ बता देता हूँ। भूतापीय ऊर्जा क्या है कि शहरों से काफ़ी दूर होता है ये, ठीक है ना, सभी जगह नहीं मिलता है, तो इसके में खर्चा ज़्यादा है, बस इसकी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि शहरों से दूर मिलता है। पवन ऊर्जा में क्या है, पवन ऊर्जा में बता, खर्चा तो सेम ही है, खर्चा मतलब ज़्यादा है। पवन ऊर्जा में क्या, जब पवन पंखड़ी चलती है ना, तो पक्षियों जो मतलब बर्ड्स जो होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, उसमें आने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो इन्हीं के पक्षियों के लिए नुकसान है ये। जल विद्युत के लिए तो आपको बांध बनाना पड़ता है, बांध बनाने के लिए बहुत सारा ज़मीन लेना पड़ता है, ज़मीन लेने के लिए मतलब बहुत लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हटाना पड़ता है, तो लोगों का विस्थापन होता है, ज़मीन बहुत ज़्यादा चली जाती है इसमें, ठीक है ना। बांध टूट गया इसके, तो उस आसपास के और जो रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान होता है। तो जल विद्युत को थोड़े से नुकसान ज़्यादा है, पर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। परमाणु ऊर्जा, इसमें रेडियो एक्टिव निकलता है, ठीक है ना, जो कि आपको लोग पता है, रेडियो एक्टिव जो है वो सबको नुकसान पहुंचाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहुंचाता है, पर इसके लिए हमने जुगाड़ कर रखा है, कोई इशू नहीं है। सौर ऊर्जा इसका मतलब उतना नहीं है कोई, इसका थोड़ा बोल सकते हैं खर्चीला है, पर वैसे कोई इसका नुकसान नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा में भी कोई खास नुकसान नहीं है अपने को, ठीक है ना। बायोगैस में भी ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका है एक फैक्टर, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वैसे और अगर कोई इसका कोई हानिकारक नहीं है। तो अपने मैंने हानियाँ बता दी, ये कहाँ मिलता है, इसे क्या प्रॉब्लम होता है, ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर में बस अब एक पार्ट रह गया है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ मिलता है, ठीक है ना, कौन सा एलिमेंट कहाँ मिलता है वो अपने को जानना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब वो कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है, उसके लिए थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा डायग्राम, वो आपको मैं बना के फिर समझा दूँगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।